Hello everyone, can you hear me? Okay, hello. Hi friends, how are you? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, राइट? सो यार, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यार आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो इस सेशन को आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस सेशन को देखने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये सेशन होगा यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे स्पीकर थे वो इस टाइम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंटली शायद कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण। बट उनके मैं वीडियो आप लोगों को उनके उस पे टाइमलाइन पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके, सो आई होप पिछला साल सब लोगों के लिए काफ़ी बेकार था, राइट? स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार था जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे थे। बट अब नया साल है, नई उम्मीदें हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा ही होगा इस बार। सो मैंने सोचा कि एक्चुअली बेसिकली आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो 2020 दिसंबर वाला जो है वो बेसिकली पोस्टपोन हो गया था। तो अभी उसका रिसेंटली यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन के तहत ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उनके हिसाब से जो भी मैं समझ पा रहा हूँ कि मार्च या अप्रैल के अराउंड वो 2021 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना चाहते हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो जनवरी ख़त्म हो चुका है, और हमारे पास लगभग 2-3 महीने बचे हुए हैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। सो मैंने सोचा है कि आप लोगों को यार क्विकली एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि क्या कैसे करना है, आपको स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए। और बेसिकली ये वीडियो उन दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली एक जो वो स्टूडेंट्स जो बेसिक मतलब अभी कुछ भी नहीं जानते हैं यूसी नेट के बारे में, या फिर बस सुना है उन्हें उनके मास्टर्स में, उन्होंने अभी मास्टर्स में इनरोल किया है और अभी देख नहीं पा रहे हैं, मतलब उतना समझते नहीं हैं। और दूसरा जो प्रिपरेशन के फेज़ में हैं, ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हो सकता है जो 1-2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए हमारा ये वीडियो होगा। तो मैं क्विकली आपको पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मेरा नाम अंकित मौर्य है, आप लोग को जानते ही होंगे। और मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो साइकोलॉजी ऑनर्स में है फ्रॉम बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कॉग्निटिव साइंस में किया है, लाइक फ्रॉम सेंटर ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। Then I worked as a like JRF on a DST project in Warangal, Telangana, and currently I am enrolled as a research scholar in Humanities and Social Science Department, IIT Roorkee. Okay, so this was my quick introduction, and without wasting so much time, let me just quickly come to my topics. Today's topic is that Ace the race, that is CSIR UGC JRF। सी एस आई आर जे आर एफ के बारे में जो दूसरे स्पीकर थे वो आप लोगों से उनकी मैं वीडियोस आप लोग को शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो आज कनेक्ट नहीं हो पाया हमारे साथ। और जो यूजीसी जेआरएफ के बारे में है उसके बारे में मैं आप लोग को एक एक चीज़ बारीकियों से बताऊंगा, फाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी है, जो भी चीज़ें हैं। तो यार बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है लाइक किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि हमें वो क्यों करना है। लाइक अगर हम जेआरएफ की बात कर रहे हैं, यूजीसी जेआरएफ की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो सबसे पहला स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट से जो क्वेश्चन होगा कि क्यों करना है यूजीसी जेआरएफ, राइट? हेलो, या सॉरी। सो हमें पता नहीं है कि क्यों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि क्यों करना है। कोई जब मेरा ये मानना है, पर्सनली खुद के लिए मानना है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, अगर आप जो चीज़ जिस भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस एग्ज़ाम को बीट नहीं करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपके जो टाइम एनर्जी मनी ये सब बहुत ज़्यादा लगने वाला है जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा, राइट? पर्पज़, स्ट्रॉन्ग पर्पज़ आपको खोजना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइक यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, अब आगे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि बेसिकली बेसिकली हम जब स्टूडेंट्स होते हैं, 11th किया 12th किया, पढ़ाई करने के लिए आदमी अंडर ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब उसके बाद इंसान को समझ नहीं आता है कि फिर आगे क्या बढ़ा जाए। और उसके बाद एट द सेम टाइम लोगों को जॉब की भी ज़रूरत होती है, राइट? सो मेरा ये पर्सनली ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास मतलब
कोई स्ट्रांग रीज़न नहीं है रिसर्च फील्ड में आने के लिए, क्योंकि सी आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हो आप जाके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिसर्च इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लाइक वन ऑफ माई प्रोफेसर यूज टू जोक विथ मी की लाइक पीएचडी इज लाइक मैरिज विद द सुपरवाइजर, राइट, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपको 5-6 साल रिसर्च के लिए देने हैं। तो जेआरएफ अगर आपको तैयारी करनी है, रिसर्च फील्ड में आना है, तो आप वाकई पहली बात तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पूरी तरह से कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है और क्या मैं इतना टाइम देने के लिए तैयार हूँ, या ये चीज़ें अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी जेआरएफ की, तो नहीं तो आप यूजीसी नेट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेंगे। और बेसिकली आपको पहले तो मैं नेट और जेआरएफ का डिफरेंस समझा दूँ। दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, पहले यूजीसी कराती थी, फिर सीबीएसई ने कंडक्ट कराया और अब एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो होता क्या है इस एग्ज़ामिनेशन में कि हम सेम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, राइट। जब 5 से 7% का डिफरेंस होता है नेट और जेआरएफ में। जब हम क्वालिफाई कर लिए तो आपने सपोज नेट क्वालिफाई कर लिया, और जो नेट क्वालिफाई करते हैं उसमें जो टॉप 6% के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। जो नेट कैंडिडेट्स रहते हैं जो क्वालिफाई करते हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी और एज वेल एज पीएचडी करने के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो पीएचडी के साथ आपको वो फेलोशिप मिलेगी जो यूजीसी प्रोवाइड करती है, 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए, ये आपकी पर मंथ की यूजीसी की फेलोशिप होती है, ये 5 ईयर्स के लिए मिलती है। जो नेट की वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की वो लाइफ टाइम होती है, जो जेआरएफ की वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर्स की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग जेआरएफ एग्जामिनेशन। जो तीसरी चीज़ मैं आपके एज लिमिट के बारे में बताना चाहता हूँ, तो जो जनरल एज लिमिट है वो नेट की है, वो नेट की तो कोई एज लिमिट नहीं है वैसे। जेआरएफ की जो एज लिमिट है, यूजीसी जेआरएफ की एज लिमिट है वो आपकी 28 ईयर्स थी, अब 30 ईयर्स कर दी गई है जनरल के लिए। सो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। अब मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है। सो मैंने राइट डाउन करे हुए हैं ताकि कोई पॉइंट्स छूटे ना, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। सो अगर मैं आप लोगों को जनरल प्रॉब्लम, पहले तो मैं आपको पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। पेपर का पैटर्न क्या होता है, सो बेसिकली यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है वो जनरल अवेयरनेस होता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों पे ये जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। और जो पेपर 2 होता है स्पेसिफिकली वो डिसिप्लिन्स के लिए होता है, लाइक वॉट एवर द मास्टर्स कोर्स यू हैव एनरोल्ड इन, यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स इन यूजीसी जेआरएफ एग्जाम और नेट एग्जाम, दैट इज द थिंग. But second thing is I want to tell you the pattern of the UGC and NET exam. The paper 1 goes for around like 50 questions are there in the paper 1 and around 100 questions are there in the paper 2. Okay, so पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस, पहले क्या होता था कि 175 क्वेश्चंस होते थे, उसमें 50 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि एनटीए जब से आया उसने पेपर 1 का वेटेज बढ़ा दिया है। तो पहले 175 में से 50 क्वेश्चंस होते थे, अब 150 में से 50 क्वेश्चंस पेपर 1 पे होते हैं और बाकी 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। सो द ओवरऑल क्वेश्चन इज 50 and the total marks is 300. Each question carries 2 marks. So total marks is 300. So अब मैं आप लोगों को पेपर 1 के कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। मैं जिस बुक से प्रिपेयर करता हूँ वो आप लोग को बता देता हूँ। ये वो बुक है केवीएस मदान, दिस इज़ द बुक दैट आई प्रिफर्ड फॉर माई प्रिपरेशन। केवीएस मदान यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये जो बुक है, इस बुक की खासियत मुझे ये लगती है कि इसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट और एग्जैक्ट काफ़ी चीज़ें प्रिसाइज तरीके से दी हुई हैं। सो क्विकली मैं आपको आप लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा यूजीसी नेट का। हाँ, एक चीज़ और, जो सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ तो आप सिलेबस को थॉरोली पढ़िए। मतलब बहुत लोग होते हैं सिलेबस की, आप देखेंगे तो पेपर 1 में 10 यूनिट है सिलेबस में, स्किप कर देते हैं, कुछ ऑप्शन स्किप कर देते हैं,
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से पेपर वन का वेटेज बढ़ा है, तो आपको अगर वाकई जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको अपना फोकस पेपर वन की तरफ ज़्यादा लगाना होगा। अगर आप इसमें 50 में से अराउंड 35 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो आपको जेआरएफ मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। अगर आप 30 क्वेश्चन तक सही करते हैं तो आपको नेट मिल जाएगा, बट आप 35 प्लस कोशिश करते हैं, 35 के ऊपर जितना भी जाएंगे, आपको जेआरएफ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका 10 यूनिट है, पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो दो यूनिट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड क्यों इतना वेटेज रखता है इस पेपर में? सिंपल सा फैक्ट है, आप रिसर्च करने जा रहे हो यार, आप पढ़ाने जा रहे हो यूनिवर्सिटी में, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलेगी या फिर आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो ये मामूली बात तो नहीं है, राइट? सो आपको जब तक आपके पास वो एप्टीट्यूड स्किल्स नहीं होंगे, तब तक आपको ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। हालांकि एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन देंगे वो, लाइक 10 यूनिट्स है तो 5-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आता है, राइट? लेकिन थोड़ा मिक्सअप मैचअप भी होता है, तो उसके लिए आप घबराएं ना। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केवीएस मदान से अगर आप तैयार कर रहे हैं तो वाकई आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप इस यूनिट को तैयार करें तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप एज अ टीचर ये सोचिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब भी आप पढ़ें तो ये सोचिए कि मैं बच्चों को वो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, तो उस तरीके से आप बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे उस चीज़ों को समझने के लिए, और आगे उस चीज़ों को जब वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो उसको आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए। ये 2 यूनिट हो गए। तीसरा यूनिट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, या तो आप 10th लेवल तक की कोई भी या इंग्लिश की बुक उठा लीजिए, राइट? उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए डेली, या फिर आप मेरे हिसाब से अगर आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दैट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल नॉट बी अ ग्रेट डील इफ़ यू लाइक प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। इवन इफ यू प्रैक्टिस इन लाइक 2 or 3 days में एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया तो भी एक बड़ी चीज़ नहीं होगी। इट्स नॉट अ बिग डील फ्रॉम दैट यूजीसी जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड दैट इज़ द वन थिंग गुड, दैट इज़ वन गुड थिंग कि आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी फ्रॉम दिस यूनिट, सो यू कैन यूजली स्कोर। नेक्स्ट इज़ व्हाट? कम्युनिकेशन। देखने में ये बहुत आसान लगता है ये यूनिट, सबको लगता है कि इट्स वेरी इजी, लाइक देयर इज नथिंग टू बी डेल्ट विथ, बट इट्स नॉट दैट केस। इसमें कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं और बहुत तरीके की हायरकी होती है कम्युनिकेशन में, राइट? आपको जब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लग रहा है वो फॉर्मल भी हो सकता है, आपको उस चीज़ों को डिटेल में देखना होगा। तो अगेन आई एम सेइंग द बुक आई एम रेफरिंग हियर इज केवीएस मदान, पेपर वन के लिए सबसे बेस्ट होगी। और आप फिर आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग। ये सब तो आप यार कोई भी यूट्यूब चैनल पढ़ोगे, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, आप डेली बस 1 घंटे इस चीज़ पे देना शुरू करो, कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठा के उस पर डेली 1 घंटे आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करो, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ लाइक बिग डील, और इतना तो जनरल आप कर ही लोगे, मेरे को उम्मीद है। लॉजिकल रीजनिंग में, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो आपको मैं बता दूं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसे बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा फंसता है, उसमें आता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टरीज, सब कॉन्ट्रैक्टरीज, सब अल्टरनेटर, कॉन्ट्रैरी, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन डेफिनेटली इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। सो यार इसके लिए बहुत दिमाग से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जब लगता है कि कॉन्ट्रेरी है वो सब कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है। सो इसके लिए आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन बुक इसके लिए दिस बुक इज़ वेरी नाइस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड देन लेट मी गो फॉर दैट वन मोर थिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगेन क्लास 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स है, दैट शुड नॉट बी अ बिग डील, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्कोरिंग मार्क्स। इसमें बेसिक क्लास 10th लेवल तक के अगर आपको परसेंटेज आता है या फिर यूनिटरी मेथड हो गया, इसमें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे, जो टाइटल होती है स्पेशली,
जो क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में तो दे दिए होते हैं, बट जो टाइटल होती है और टाइटल के साथ साथ जो डेटा के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत केयरफुली आपको पढ़ना होगा, बहुत ही केयरफुली। एक तो टेबुलर सेट में डेटा हो गया, दूसरा आपका हो गया पाई चार्ट के फॉर्म में हो गया या फिर ग्राफिकल फॉर्म में हो गया, किसी भी तरीके से ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं बट इट रिक्वायर्स यू टू एनालाइज वेरी डीपली। अगर थोड़ा आप इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होने वाला है, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर यूनिट से कोई भी एक भी मार्क्स आप लूज़ करें। 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स आप डेफिनेटली यहाँ से गेन कर सकते हैं। बेसिक क्लास 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स होती है, राइट। उसके बाद आपका आ गया आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के टर्म्स आपको याद होने चाहिए, लाइक वही फिर रैम रोम, कितने तरीके के सुपर कंप्यूटर्स हैं, फिर जितनी भी बेसिक कंप्यूटर के टर्म्स है, ये सारे चीज बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, लाइक ईमेल हो गया, फिर आपका फेसबुक एप्लीकेशंस के बारे में पूछ सकता है, जो भी नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये बुक according to me is good, but again that is not enough. What I want to say is you always be updated with the current affairs for this particular section. Current affairs plays a much more important role for this particular section, information and communication technology. जैसे कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जैसे स्वयं स्वयं लॉन्च किया गया था, या फिर एनपीटीएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या भी जितनी भी चीज़ें, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना पड़ेगा। और ये बुक और करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ आपके लिए आईसीटी के लिए बेस्ट रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट डन हैव हियर एंड देयर फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। अगेन पीपल एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, दिस बुक इज़ गुड इनफ। और उसके बाद अगेन इसके लिए भी इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए भी आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना पड़ेगा। आखिरी के जो ये 3 यूनिट्स हैं आपके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और हायर एजुकेशन सिस्टम, ये जो 3 आपके आखिरी यूनिट हैं, ये क्या, ये आपके जनरल अवेयरनेस पे बेसिकली होते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स, अगर आप अपडेटेड हैं, आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या फिर डेली कोई ये भी एक चैनल करंट अफेयर्स के आप फॉलो कर रहे हो, तो आप इससे अपडेटेड रहोगे, इसमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। हायर एजुकेशन सिस्टम में हाँ, आपको सिविक्स की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी एक 9th-10th की बेसिक आप सिविक्स की बुक पढ़ना चाहते हैं तो सिविक्स की बुक पढ़ लें, या फिर ये बुक में आपको काफ़ी सफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड किया हुआ इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से इन 10 यूनिट्स में से आखिरी जो 3 यूनिट्स हैं उसके लिए आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो आप यूट्यूब चैनल देख लें, रीजनिंग के लिए भी यूट्यूब चैनल, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक क्लास 10th लेवल की कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेगा, आपको कोई इसमें खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 10 यूनिट में से आई होप आप एम करें कि 35+ स्कोर करने की, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो। इफ़ यू आर लाइक एमिंग फॉर 30 क्वेश्चंस देन यू विल बी डेफिनेटली क्वालिफाइंग द नेट एग्जामिनेशन, डिपेंड्स ऑन द पेपर 2 एग्जामिनेशन 2, but definitely I wanted to talk like basically about the paper 1, which is general for all the people. Paper 2 is specifically about psychology, right? What is my interest is psychology, so I qualified my UGC net in psychology three times, and 1 time JRF. So what I want to say, I can discuss specifically in psychology if anyone needs that elaborate information in UGC JRF psychology. सो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि इट विल बी अ वेरी लेंथी, देयर विल बी 100 क्वेश्चन, तो हर एक टॉपिक के लिए, उसके लिए मैं आपसे बाद में कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आपको एक वीडियो बना के अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दूँगा। और भी कुछ चीज़ें मेरे को जो बेसिकली डिस्कस करनी थी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में, लाइक व्हाट आर द जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट। सो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। सो ये क्या है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी? इज़ लाइक, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारी इंडिया टीम अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी, राइट। वहाँ पे हमारे कितने भी प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, उसके बावजूद हमारा जो बैक बेंच था, बैक स्ट्रेंथ था, वो इतना स्ट्रांग था कि हमारे प्लेयर्स की कमी, जो मेन प्लेयर्स की कमी हमें नहीं खली, राइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, इन स्पोर्ट्स।
इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट अ डेफिनेटली अ गुड थिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. हमारे पास जब भी हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इवन इफ यू गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेट्स से यू हैव अ डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स, राइट. सो आप उन बुक्स से स्टक करिए. आप 10 तरीके की मटेरियल पढ़ेंगे, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्थ वाइल एट ऑल. सो व्हाट आई एम सेइंग, 10 किताब पढ़ने की बजाय आप एक किताब पढ़िए. मैक्सिमम आप 2 किताब, अगर आप बहुत ज़्यादा कीन हैं तो आप 2 किताब की हेल्प ले सकते हैं, बट डोंट गो फॉर मोर देन 2 बुक्स. चूज योर बुक्स अकॉर्डिंगली. व्हाट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फर्स्ट पेपर इज द KVS Madan book. Okay, and so that problem of plenty is the very important thing that you should keep in mind. Second thing I want to discuss is something that time limit is very important, right. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो और जब आप बाहर होते हो तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है. टाइम लिमिट के लिए बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, कुछ कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं. तो ये आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि एग्ज़ाम में कैसे हो. जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पता रहता है कि चलो ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये मॉडरेट है, ये डिफ़िकल्ट है, ये मैं इतने टाइम में सॉल्व कर लूँगा. लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा नहीं है कि पेपर कितना मॉडरेट लेवल पे होने वाला है, कितना डिफ़िकल्ट लेवल पे होने वाला है. सो उसके लिए आपको टाइम लिमिट बहुत अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा. ट्राई टू finish the papers like bit early, right, so that you get the time for the revision. That is very important thing. Third thing I want to discuss, again syllabus is very very important. जब भी आप किसी, मैं सिर्फ UGC JRF की बात नहीं करूँगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सिलेबस अगर आपको सॉरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए सिलेबस तो यार अपने आप स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो, और उसको जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको डे बाय डे जाओ. सपोज यूनिट 1 के आपने कुछ टॉपिक पढ़े या फिर यूनिट 2 के कुछ टॉपिक पढ़े, तो उसे डे बाय डे टिक करते जाओ. और मेरा जो मानना है कि अगर आप 2 टॉपिक के लिए या 3 टॉपिक के लिए 1 डे भी इन्वेस्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट डे जब आप जाओ तो उन 3 टॉपिक्स को रिवीजन बहुत ज़रूरी है. देन गो फॉर द अनदर 3 टॉपिक्स. अगर वो आपने रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ एट ऑल. अगर आपने जो भी पढ़ा होगा पहले दिन, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो आपको भूलने वाला है. दैट्स फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट. सो रिवीजन इज़ मच मच नेसेसरी. अगेन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सिलेबस जो है वो आप पेस्ट कर लो अपने स्टडी टेबल पे. सिलेबस का जो टॉपिक्स है वो एक एक टॉपिक आपके माइंड में बहुत क्लियर होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. सो एक वो चीज़ें हो गई. तीसरी चीज़ें, चौथी चीज़ें फोकस. किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो आप डेफिनेटली नॉट गोइंग टू क्रैक. फोकस का कहने का मतलब कि ये नहीं कि दिन भर बस 24 घंटा वही चीज़ घूम रही है दिमाग में. आप कम से कम 2 से 3 घंटे जब भी आप पढ़ें फोकस करके पढ़ाई करें. और जब भी आपका जो ड्यूरेशन है तैयारी का, सपोज 2 3 महीने जब भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं से लेकर जब भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जितने बजे भी है उतने भी जो भी ड्यूरेशन है बीच में, उसका जो टाइम है उसमें आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को किस एग्जामिनेशन के लिए कितना टाइम ज़रूरी है, राइट. फोकस कहने का मतलब कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बीच में कि यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं. अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो वो आपको ईच डे आपको रिमाइंड होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करना है. वंस इट गेट्स इनसाइड योर हेड, डेफिनेटली समझो कि आपका 50% काम हो गया. अगर आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे करना है तो इट्स गोइंग, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू हैपन बाय फोकस. तो डेली आप सोने से पहले अपने एम को एक बार सोचो, उठने के बाद एक बार सोचो. सो योर डे इज़ गोइंग टू बिलोंग विथ यू ओनली. दैट इज़ वन थिंग. बाकी जो 2 और मेन प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एक तो यार एग्जामिनेशन हॉल एंग्जाइटी होती है. दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लो, 10 किताबें पढ़ ली हैं, सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, और जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो उसका जो प्रेशर होता है वो बेयर करना इज़ द मेन थिंग, राइट. सो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, मेरा मानना आपको आधे घंटे पहले वो इनवाइट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं वो फिलअप करें. वहाँ जाने के बाद आप सिंपली आपका जो चेयर है उस पर आप बैठ जाएं, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ फोकस करें, कहीं भी किसी भी तरफ आप डाइवर्ट मत करें. और उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर जॉली मूड में रहना ज़रूरी है. ये बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए कि ये यार
पेपर शुरू होने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगेगी, एंग्जाइटी बढ़ने लगता है स्पेशली फॉर एंशियस पीपल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हैं, जब वो पेपर एग्ज़ाम आता है आपके सामने और जब वो टाइम लिमिट के साथ आता है, तो वो प्रेशर बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो उसके लिए आप सिंपल अपने आप में या तो आप मन में गाना गाएं, अगर ऐसे गाएंगे तो डेफिनेटली गोइंग टू डिस्टर्ब अदर पीपल। मन में गाना गा ले या कुछ भी अपने मन में काउंटिंग करें या कुछ भी करें, बट यू नीड टू बी इन अ बेटर माइंड सेट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। जो हाफ एन आवर होता है उस टाइम आपको अपने माइंड पे कंट्रोल होना मच मच नेसेसरी। जो आखिरी चीज़ है बेसिकली, जो हमारे लोग जो गांव से या तैयारी करते हैं या जो दूर दराज से तैयारी करते हैं जहाँ कंप्यूटर फैसिलिटीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली कंप्यूटर से वो एंग्जाइटी होती है उनको। तो और जिनको आदत नहीं होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, अगर मैं पर्सनल अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जो मैंने NTA नेट 2018 दिसंबर का पेपर दिया था, तो वो फर्स्ट टाइम था जब NTA ने पेपर कंडक्ट कराया था, और वो फर्स्ट टाइम था जब वो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ था। तो मुझे तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस, इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन नहीं दिया था। हालांकि मॉक पेपर्स के वो अपने वेबसाइट पे देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, मैंने वो भी नहीं किया था। तो मेरे अंदर थोड़ी एंग्जाइटी थी, लकीली आई स्केप्ड फॉर दैट फ्रॉम दैट। बट वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, NTA की वेबसाइट पे 3 से 4 बार यू नीड टू डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन थिंग, राइट, सो दैट आप फाइनल एग्जामिनेशन में आप गड़बड़ी ना करें, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, थोड़ा भी इधर उधर क्लिक किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और उस टाइम एक एक सेकंड की काफ़ी कीमत होती है एग्जामिनेशन हॉल में। सो ये सारी जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जो दूसरा था टाइम लिमिट, थर्ड वन इज सिलेबस, फोर्थ इज फोकस, फिफ्थ वन इज एग्जामिनेशन हॉल एंग्जाइटी, एंड सिक्स्थ वन इज एंग्जाइटी विद कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। ओके, सो ये जनरल प्रॉब्लम्स थे। अब मैं आपको क्विकली कुछ सजेस्ट कर देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए पढ़ना है। तो पेपर 1 के लिए तो मैं आपको बता ही दिया, KVS मदान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, सेकेंड बुक द गगन एंड सजीत कुमार की PS ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की ये किताब है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक, सॉरी। एंड थर्ड वन इज फॉर द अरिहंत एक्सपर्ट्स, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो हैव सीन वन ऑफ द गुड बुक्स फॉर पेपर 1। Then if I come to the specifically for psychology thing, for paper 2, I would particularly suggest this Dr. Manishika Jain book. Okay, this is the book I bought it from the Exam Race, one of the YouTube channel, and she is a fine tutor because she has done her studies from Colorado State University. Had done MA from JNU. She is a gold medalist and she had qualified both the CSIR NET examination and CSIR and UGC JRF examination. Okay, so this book is very concise book. इसमें सारी चीज़ें टॉपिक बाय टॉपिक और काफ़ी कॉन्साइज तरीके से दी हुई है सारी। इसमें अराउंड आपके मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ 33 चैप्टर्स हैं और काफ़ी डिटेल तरीके से दिए हुए हैं, टू द पॉइंट और प्रिसाइज बुक है। सो अगेन आई वुड रिकमेंड this book, Exam Race Psychology series. Okay, so just see this. Okay, so you can opt this book by going on to the www.doorsteptutor.com, and again if you will go to the YouTube videos, you will see the you just go to the Exam Race channel and there you can subscribe. There you'll get the madam there and she teaches very very nice. सो जब मैं तैयारी कर रहा था 2018 में, सो मेरे लिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। सो पर्सनली मैं उन वीडियोस को रिकमेंड करूँगा, ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा। अगेन द टॉपिक वाइज इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्पेसिफिक, जैसे 10 यूनिट्स हैं साइकोलॉजी में, तो आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए हरलॉक पढ़ सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी के लिए बैरन पढ़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइकोलॉजी के लिए पढ़ना है तो I would suggest is Cicerelli and the Baron. These are the two very good books for both the thing. And again, what I would like to
बेसिकली मैंने मेन पॉइंट्स तो कवर कर लिए, पैटर्न कवर कर लिया, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, सजेशंस हो गए. अगेन 2 things आई वुड लाइक टू सजेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. लास्ट 3 years के पेपर डेफिनेटली यू नीड टू सॉल्व इट. उससे अराउंड 3 से 4 या मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं. सो लास्ट 3 years के पेपर आप डेफिनेटली सॉल्व करिए. उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. और जो मुझे लगता है कि अगर आपको यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो यू नीड टू एटलीस्ट गिव 5 months डेफिनेटली फॉर सच अ वास्ट एंड द लेंदी सिलेबस. तो 5 महीने की तैयारी में आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं और कितना एफर्ट पुट करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए. सो ओके, these are all my what I wanted to share with you guys. और अगर किसी को स्पेसिफिकली और भी डिटेल में कुछ बातें करनी ही या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे क्या कहते हैं मेल कर सकते हैं. और कोई मैं आपको अपना मेल आईडी अपने प्रोफाइल, सॉरी मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ अपना मेल आईडी. जस्ट वेट अ मिनट, आप मेरे को मेल कर सकते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. Yeah, so I have shared my mail ID here. So you can contact me directly with my mail ID, and specifically if you want to connect me via video chat, do let me know. I can connect with you at any time according to your convenience. And nothing else from my side. All the best. और जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बेसिकली आपका इसमें मार्च या अप्रैल में अराउंड एग्ज़ामिनेशन होना है. क्योंकि पहले जो जेआरएफ यूजीसी जेआरएफ की तरफ से था कि जो 2020 एग्ज़ाम था, दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम, वो पोस्टपोन कर दिया गया है. वो स्किप नहीं हुआ, वो पोस्टपोन कर दिया गया है. सो वो एग्ज़ाम जो दिसंबर 2020 में होने वाला था वो आपका मार्च या अप्रैल में होगा. और अब जनवरी ख़त्म हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिसेंटली एनटीए जो है एप्लीकेशन फॉर्म आउट करेगी. और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ. जो रिसेंटली यूजीसी नेट की तरफ से एक मेमोरेंडम आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो यूजीसी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो पहले क्या होता था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बन सकते थे यूनिवर्सिटी में, राइट. अभी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आप जस्ट क्वालिफाइंग नेट इज़ नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर टू गेट अ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, राइट, इन यूनिवर्सिटीज़. सो आपको नेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर का कहना था, जी का कहना था. सो अभी पहले क्या था कि आप सिर्फ क्वालिफाई कर लिया, आपने ये नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको डायरेक्टली प्रोफेसरशिप की पोजीशन मिल जाती थी या फिर लेक्चरशिप की पोजीशन मिल जाती थी. अभी ऐसा नहीं है. अभी आपको 2001 जुलाई 2021 से ये रूल्स चेंज हो गए हैं. तो आपको पीएचडी होनी ही होनी है. अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं और प्लस पीएचडी हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी में. रिगार्डिंग कॉलेजेस द रूल्स आर सेम. अगर आपको कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना है सो दैट मास्टर्स विथ नेट और लाइक पीएचडी इज सफिशिएंट क्राइटेरिया. उसके लिए रूल्स सेम है जो ऑलरेडी थे कॉलेजेस के लिए, बट यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल चेंज हो गया. So this is again one of the important thing, and nothing else from my side. I want to say all the best, guys. And if you have any questions, just let me know. Any questions, just comment me on if you want to know the answer of that question. I don't see any questions yet. Okay, so I'll share this video on my timeline, and do share this video for the interested ones. जिनको भी वाकई ज़रूरत होगी उनके लिए ये काम आएगा वीडियो. सो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अगर टाइमलाइन पे इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं तो इट विल बी अ बेटर वन. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, and once again wish you all a happy new year and have a blessings from my side for the upcoming examination. Thank you so much.